जय हिंद साथियों। YouTube चैनल चरखारी क्लब में आप सभी का स्वागत है। पहला प्रश्न है, संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था? तो संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा हुआ था। अगला प्रश्न है, किस अधिनियम द्वारा कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था? तो यह था रेगुलेटिंग एक्ट 1773। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत 1774 में कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी, जिसके मुख्य न्यायाधीश थे सर एलिजा इम्पे। अगला प्रश्न है, केंद्र में द्वैत शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया था? केंद्र में द्वैत शासन अधिनियम भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न है, संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? तो एक प्रतिनिधि 10 लाख व्यक्ति की जनसंख्या में था। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति के अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति कहाँ से ली गई है? तो राष्ट्रपति के अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति जो प्रेरित है वो भारत सरकार अधिनियम 1935 से है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था? तो इनको जो है विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया था। अगला प्रश्न, स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय संविधान सभा की स्थापना 9 दिसंबर 1946 में हुई थी। 9 दिसंबर 1946 के दिन ही संविधान सभा की पहली बैठक भी हुई थी, जिसके अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे। अगला प्रश्न है, भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार कब हुआ था? तो भारत का संविधान पूर्ण रूप से बनकर तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 में, तथा हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के सम्मुख संविधान का प्रस्तावना संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? तो संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। भारतीय संविधान सभा की 7 सदस्य वाली प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो 7 सदस्य वाली प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन था? तो प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे सरदार पटेल। अगला प्रश्न है, किस वर्ष जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया था? तो सन 1950 में। अगला प्रश्न है, भारत शासन द्वारा राजकीय चिन्ह को कब अपनाया गया था? तो राजकीय चिन्ह को अपनाया गया था 26 जनवरी 1950 में। अगला प्रश्न है, संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान निर्मात्री परिषद के झंडा समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है, भारत की स्वतंत्रता के समय इंग्लैंड में किस पार्टी की सरकार थी? तो भारत जब स्वतंत्र हुआ उस समय इंग्लैंड में लेबर पार्टी की सरकार थी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 में हुई थी, जिसके अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम कब स्वीकार किया था? तो भारतीय संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 में स्वीकार किया था। अगला प्रश्न है, वर्ष 1937 में चुनावों में कितने प्रांतों में कांग्रेस का मंत्रिमंडल बना था? तो 1937 के चुनावों में कांग्रेस का 8 प्रांतों में मंत्रिमंडल बना था, जिसमें 5 प्रांतों में पूर्ण बहुमत से तथा 3 प्रांतों में गठबंधन से। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के तहत भारतीय संसद को नए राज्य बनाने का अधिकार है? तो अनुच्छेद 2 के तहत संसद को नए राज्य बनाने का अधिकार है। अगला प्रश्न है, भारत एक गणतंत्र है, इसका क्या अर्थ है? गणतंत्र का अर्थ है कि भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। अगला प्रश्न है, भारत के संदर्भ में धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही अर्थ क्या है? तो धर्मनिरपेक्ष का सही अर्थ है कि भारत में राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है, राज्य सभी धर्मों को बराबर मान्यता देता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द संविधान की उद्देशिका में नहीं है? संविधान की उद्देशिका में लोक कल्याण शब्द नहीं है।
अगला प्रश्न है, समाजवादी तथा धर्मनिरपेक्ष शब्द संविधान की प्रस्तावना में कब जोड़े गए थे? तो समाजवादी तथा धर्मनिरपेक्ष शब्द 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा प्रस्तावना में जोड़े गए थे। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार किस देश से लिया गया है? तो मौलिक कर्तव्यों का विचार रूस देश से लिया गया है। मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या एक भी नहीं थी। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था। वर्तमान समय में भारतीय संविधान में हमारे कुल 11 मूल कर्तव्य हैं। अगला प्रश्न है, भारत में सम भारत में समवर्ती सूची किस देश के संविधान से ली है? तो समवर्ती सूची को ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। अगला प्रश्न है, न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था किस देश से ली गई है? तो न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था अमेरिका देश से ली गई है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 में वर्णित है। अगला प्रश्न है, भारत की संघात्मक व्यवस्था किस देश से ली गई है? तो संघात्मक व्यवस्था कनाडा देश से ली गई है। भारत में प्रजातंत्र है, इसका क्या अर्थ है? भारत में प्रजातंत्र है, इसका अर्थ है कि जनता को सरकार को चुनने तथा उसको बदलने का अधिकार है। अगला प्रश्न, भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत क्या है? तो भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत है जनता। राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य तथा कितने संघ राज्य बनाए थे? तो 14 राज्य तथा 6 केंद्र शासित राज्य राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को बनाए थे। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य कब बना था? तो छत्तीसगढ़ राज्य 1 नवंबर सन 2000 में मध्य प्रदेश से कटकर बना था। अगला प्रश्न है, यदि भारत में नए राज्य का सृजन किया जाना है तो किस अनुसूची में संशोधन करना पड़ेगा? तो प्रथम अनुसूची में संशोधन कर नए राज्य का सृजन किया जाता है। मूल संविधान में भारत के पास कुल 8 अनुसूचियां थी और संविधान संशोधन होते होते वर्तमान समय में भारतीय संविधान में कुल अनुसूचियों की संख्या 12 है। अगला प्रश्न है, भाषा के आधार पर राज्यों के गठन हेतु राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना सन 1953 में हुई थी। अगला प्रश्न है, भारत की नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है। 4 विकल्पों में से देशीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त की जा सकती है, किसी भूभाग के सम्मिलित हो जाने पर भी वहां की नागरिकता मिल जाएगी तथा जन्म से भी नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। तो भारतीय बैंक में धन जमा करके हम नागरिकता को प्राप्त नहीं कर सकते। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में शामिल एकल नागरिकता किस देश से ली गई है? तो एकल नागरिकता ब्रिटेन देश से ली गई है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कौन सर्वोच्च है? तो भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में संविधान सर्वोच्च है। अगला प्रश्न है, कौन नागरिकता के अर्जन हेतु शर्तों को नियत करने के लिए सक्षम है? तो संसद। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में उद्देश्य का विचार कहाँ से लिया गया है? उद्देश्य का विचार अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे संविधान द्वारा मूल अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है? तो मूल अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को। जब भी हमारे मूल अधिकारों का हनन होता है तो अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय तथा अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय को संविधान को लागू कराने की शक्ति दी गई है। अगला प्रश्न है, कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद के शिक्षण संस्थाओं को स्थापित करने तथा संचालित करने के अधिकार संरक्षण प्रदान करता है? तो यह है अनुच्छेद 30। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? तो संपत्ति का अधिकार अब मौलिक अधिकार नहीं है। संपत्ति का अधिकार पहले अनुच्छेद 31 के तहत एक मौलिक अधिकार हुआ करता था, परंतु 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत संपत्ति के मूल अधिकारों की श्रेणी से हटाकर एक कानूनी अधिकार बना दिया गया है। वर्तमान समय में संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 300 का के तहत एक कानूनी अधिकार है। अगला प्रश्न है, किस वाद ने संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधित करने का अधिकार दिया है? तो दिया है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। केशवानंद भारती राज्य जो वाद है उसके तहत मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार संसद के पास है। अगला प्रश्न है, कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता को प्रदर्शित करता है? तो प्रेस की स्वतंत्रता को अनुच्छेद 19 प्रदर्शित करता है। अगला प्रश्न है, अंबेडकर जी ने किस मूल अधिकार को संविधान की आत्मा कहा है? अंबेडकर जी ने अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा कहा है।
अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा मूल अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है? तो संपत्ति का अधिकार अब एक कानूनी अधिकार है। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकार कैसे हैं? तो मौलिक अधिकार वाद योग है। किसी अपराध के लिए अभियुक्त को स्वयं अपने विरुद्ध गवाह बनने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। यह किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 20 के 3 में यह वर्णित है कि अभियुक्त को स्वयं अपने विरुद्ध गवाह बनने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 में वर्णित है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द किसे सम्मिलित नहीं करता? तो हिंदू शब्द पारसियों को सम्मिलित नहीं करता है। अगला प्रश्न है, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो मौलिक अधिकारों का वर्णन भारतीय संविधान के भाग 3 जो 12 से 35 तक वर्णित है। तो भारतीय नागरिकों के मूल अधिकार अनुच्छेद 12 से 35 तक वर्णित है। अगला प्रश्न है, फोर्थ स्टेट या चतुर्थ स्तंभ क्या है? तो चतुर्थ स्तंभ या फोर्थ स्टेट हम प्रेस या मीडिया को बोलते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में क्या है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में है धर्म की स्वतंत्रता। तो कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? अनुच्छेद 24। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकारों के बारे में क्या सकता है? तो आपातकालीन स्थिति में राष्ट्रपति मौलिक अधिकारों को निलंबित कर सकता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 में क्या है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 में है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सिख कृपा धारण कर सकते हैं? अनुच्छेद 25 के तहत सिख कृपा धारण कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब समाप्त कर दिया गया था? संपत्ति के मौलिक अधिकार को 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत समाप्त कर दिया गया था। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विशेष यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? अनुच्छेद 21। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के तहत व्यक्ति अपने पसंद के व्यक्ति से विवाह कर सकता है? तो अनुच्छेद 21 के तहत। अगला प्रश्न है, कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारत संविधान में कहाँ है? तो राज्य के नीति निर्धारक तत्व में कल्याणकारी राज्य की संकल्पना। अगला प्रश्न है, 74वें संविधान संशोधन द्वारा कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? तो 74वें संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। अगला प्रश्न है, कौन से अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है? अनुच्छेद 32। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देते हैं? तो अनुच्छेद 40। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है? अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। अगला प्रश्न है, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति होती है अनुच्छेद 76 के तहत। प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? धन विधेयक की परिभाषा अनुच्छेद 110 में दी गई है। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते हैं? तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते हैं अनुच्छेद 123 के तहत। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है? तो राष्ट्रपति आर्टिकल 143 के तहत सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है, परंतु सर्वोच्च न्यायालय परामर्श देने के लिए बाध्य नहीं है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्रदान की गई है, जिसका आधार है अनुच्छेद 13। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वित्त आयोग का गठन है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग का गठन है। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी तथा लिपि देवनागरी होगी? यह अनुच्छेद 343 के तहत। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के तहत वित्तीय आपात की घोषणा राष्ट्रपति करते हैं? तो अनुच्छेद 360 के तहत। अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की घोषणा करते हैं तथा 356 के तहत राष्ट्रपति अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन की घोषणा होती है तथा अनुच्छेद 360 के तहत
वित्तीय आपत्ति घोषणा होती है। अनुच्छेद में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा वर्णित है, तो अनुच्छेद 51 में। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में किस अनुच्छेद के तहत नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति होती है? अनुच्छेद 148 के तहत। अगला प्रश्न है, राज्य विधानसभा में आंग्ल इंडियन समुदाय के प्रतिनिधित्व का प्रावधान है? अनुच्छेद 333। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नए राज्य के प्रवेश या उसकी स्थापना का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 2। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद में राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान है? किस अनुच्छेद में राज्य में विधान परिषद की स्थापना तथा उसकी समाप्ति का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 169 में विधान परिषद को बनाया भी जा सकता है और समाप्त भी किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संघ में किसी राज्य को सम्मिलित करने, नए राज्य का गठन करने अथवा उसकी सीमा में परिवर्तित करने का अधिकार किसके पास है? तो यह अधिकार है संसद के पास। अगला प्रश्न है, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया था? तो 1956 में। अगला प्रश्न है, प्रथम भाषाई राज्य किसे बनाया गया था? तो प्रथम भाषाई राज्य बनाया गया था आंध्र प्रदेश को। अगला प्रश्न है, किस आंदोलनकारी की मृत्यु आमरण अनशन के दौरान भाषा के आधार पर राज्य की मांग करते समय हो गई थी? तो ये थे पोट्टी श्रीरामुलु। इन्होंने भाषा के आधार पर राज्य के गठन के लिए आमरण अनशन शुरू कर दिया था। इनकी मृत्यु के बाद आंध्र प्रदेश को भाषा के आधार पर गठित होने वाला प्रथम राज्य बनाया गया। अगला प्रश्न है, 1956 में राज्यों का पुनर्गठन करके 14 राज्य तथा 6 केंद्र शासित राज्य बनाए गए थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य संघ राज्य क्षेत्र नहीं है? तो लक्षद्वीप एक संघ राज्य क्षेत्र है, दादर नगर हवेली भी संघ राज्य क्षेत्र है तथा पुदुचेरी भी संघ राज्य क्षेत्र है, किंतु नागालैंड पूर्ण राज्य है। अगला प्रश्न है, किस वर्ष गोवा सहित अन्य पुर्तगाली वस्तुओं को किस वर्ष गोवा सहित अन्य पुर्तगाली बस्तियों को भारतीय संघ का राज्य क्षेत्र में मिला लिया गया था? तो 1961 में। अगला प्रश्न है, सिक्किम भारत का 22वां राज्य किस संशोधन के तहत बनाया गया था? तो 36वें संविधान संशोधन के तहत सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बना लिया गया था। अगला प्रश्न है, हरियाणा राज्य कब बना? हरियाणा राज्य 1 नवंबर 1966 में बना था। अगला प्रश्न है, भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती, तो बैंक में धन जमा करने से भारतीय नागरिकता को नहीं प्राप्त किया जा सकता। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान कैसी नागरिकता प्रदान करता है? तो भारतीय संविधान एकल नागरिकता प्रदान करता है। एकल नागरिकता का अर्थ है कि भारत के संपूर्ण देश में केवल एक ही नागरिकता होगी, वह होगी भारत की नागरिकता। भारत जो है राज्यों की नागरिकता नहीं प्रदान करता है। अगला प्रश्न है, पाकिस्तान से आकर भारत में नागरिकता प्राप्त करने का प्रावधान अनुच्छेद 6 में है। अगला प्रश्न है, नागरिकता के लोप हो जाने का एक नियम क्या है? नागरिकता के लोप हो जाने का एक नियम क्या है? नागरिकता के लोप हो जाने का एक नियम है देशद्रोह का अपराध सिद्ध हो जाने पर। तो देशद्रोह का अगर अपराध सिद्ध हो जाता है तो भारतीय नागरिकता का लोप हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कितने वर्षों तक लगातार भारत से बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाती है? तो लगातार 7 वर्षों तक भारत से बाहर रहने पर भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाती है तथा भारत में 10 वर्ष रहने के बाद भारतीय नागरिकता प्राप्त होती है। अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मूल अधिकार दिए गए हैं? तो वर्तमान में भारतीय नागरिकों के पास 6 मूल अधिकार हैं। प्रश्न है, भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? तो मूल अधिकारों का संरक्षक न्यायपालिका है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अंतर्गत किस आयु के बालक किसी खान अथवा अन्य संकटमय सेवा में लगाए जाने का प्रतिषेध किया गया है? तो 14 वर्ष से कम के बच्चों को। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 24 में वर्णित है कि 14 वर्ष से कम के बच्चों को किसी खान अथवा अन्य संकटमय सेवा में लगाए जाने का प्रतिषेध है। अगला प्रश्न है, किस स्थिति में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका जारी की जा सकती है? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दोषपूर्ण पुलिस नजरबंदी में जारी की जा सकती है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख कहाँ है? तो नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख अनुच्छेद 36 से 51 तक है। अगला प्रश्न है, समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान किस अनुच्छेद में वर्णित है? समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान अनुच्छेद 39 का में वर्णित है। अगला प्रश्न है, भारतीय नागरिकों को समान सिविल संहिता प्राप्त कराने की बात किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो यह है अनुच्छेद 44 के तहत समान सिविल संहिता प्राप्त कराने की बात वर्णित है। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथककरण का उल्लेख है? अनुच्छेद 50। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार किस देश से लिया गया? तो ये लिया गया है रूस से। अगला प्रश्न है, किस समिति ने नागरिकों के लिए कर्तव्यों को
1976 में जोड़ने की अनुशंसा की थी। तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति के तहत 42वें संविधान संशोधन 1976 में मूल कर्तव्यों को जोड़ने की अनुशंसा की गई थी और जोड़े गए थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो धर्मनिरपेक्षता का पालन करना हमारा मौलिक कर्तव्य नहीं है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मूल कर्तव्य शामिल है? तो मूल कर्तव्य अनुच्छेद 51 का वर्णित है। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद के कितने अंग हैं? भारतीय संसद के 3 अंग हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 के तहत भारत की एक संसद होगी जिसके 3 अंग हैं। अनुच्छेद 52 के तहत राष्ट्रपति, अनुच्छेद 80 के तहत राज्यसभा तथा अनुच्छेद 81 के तहत लोकसभा। अगला प्रश्न है, भारत की संघीय व्यवस्थापिका को किस नाम से जाना जाता है? तो भारत की संघीय व्यवस्थापिका को संसद के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, संसद को कौन भंग कर सकता है? संसद को राष्ट्रपति भंग कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, लोकसभा एवं राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होती है? लोकसभा एवं राज्यसभा की संयुक्त बैठक होती है जब लोकसभा एवं राज्यसभा में मतभेद हो जाए। अगला प्रश्न है, यदि किसी सामान्य विधेयक पर राज्यसभा और लोकसभा के बीच गतिरोध आ जाता है तो उसका समाधान कौन करता है? उसका समाधान करता है संसद की संयुक्त सत्र। अगला प्रश्न है, संसद के कुल सदस्यों का कितना भाग वैधानिक चैम्बर की मीटिंग बुलाने के लिए आवश्यक गणपूर्ति कोरम है? तो आवश्यक गणपूर्ति कोरम संख्या है 1/10। अगला प्रश्न है, संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित होती है। तो संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकता है? तो एक व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित होने की कोई सीमा नहीं है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए प्रस्तावक एवं अनुमोदक की कम से कम संख्या कितनी होनी चाहिए? तो राष्ट्रपति के चुनाव के लिए कम से कम 50 प्रस्तावक एवं 50 अनुमोदकों की आवश्यकता पड़ती है। प्रश्न है, राष्ट्रपति चुनाव संबंधी मामले किसके पास भेजे जाते हैं? तो राष्ट्रपति चुनाव संबंधी मामले उच्चतम न्यायालय में भेजे जाते हैं। प्रश्न है, राष्ट्रपति को गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति को गोपनीयता की शपथ दिलाते हैं भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। प्रश्न है, राष्ट्रपति किस विधेयक को पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता है? तो धन विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते? तो विधान परिषद के सदस्य, ऑप्शन से विधान परिषद के सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते, जबकि राज्यसभा, लोकसभा तथा विधानसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। अगला प्रश्न है, उपराष्ट्रपति पद के नामांकन के लिए कितने अनुमोदक व कितने प्रस्तावकों की आवश्यकता होती है? तो यदि आप उपराष्ट्रपति का नामांकन करना चाहते हैं तो आपको कम से कम 20 प्रस्तावक एवं 20 अनुमोदकों की आवश्यकता पड़ती है। अगला प्रश्न है, भारत के उपराष्ट्रपति को पद से हटाने का प्रस्ताव किस सभा द्वारा प्रस्तावित किया जाता है? तो केवल राज्यसभा द्वारा, केवल राज्यसभा के द्वारा ही उपराष्ट्रपति को पद से हटाने का प्रस्ताव पारित किया जा सकता है, क्योंकि उपराष्ट्रपति राज्यसभा के ही पदेन सभापति होते हैं। अगला प्रश्न है, राज्यसभा में सीटों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो राज्यसभा में सीटों की अधिकतम संख्या होती है 250। अगला प्रश्न है, राज्यसभा में किस सभा के प्रतिनिधियों की संख्या सर्वाधिक है? तो राज्यसभा में उत्तर प्रदेश इनकी सदस्यीय प्रतिनिधियों की संख्या है कुल 31। अगला प्रश्न है, राज्यसभा धन विधेयक पर अपनी सहमति कितने दिनों में दे सकती है? 14 दिनों में दे सकती है। अगला प्रश्न है, राज्यसभा किसके द्वारा भंग की जा सकती है? तो राज्यसभा किसी के द्वारा भी भंग नहीं की जा सकती। अगला प्रश्न है, लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या हो सकती है 552। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, भारत में किसी सदन का सदस्य हुए बिना यदि कोई व्यक्ति मंत्री बन जाता है तो कब तक उस पद पर आसीन रहेंगे? तो 6 माह तक। 6 माह के अंदर उन्हें किसी सदन का सदस्यता लेनी पड़ेगी। अगला प्रश्न है, भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? तो भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होते हैं महान्यायवादी। भारत सरकार के प्रथम विधि अधिकारी कौन होते हैं? होते हैं महान्यायवादी। अगला प्रश्न है, कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है? तो कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को एडवोकेट जनरल, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 165 में वर्णित है, परामर्श देते हैं। क्या प्रश्न है, केंद्र सरकार के व्यय को नियंत्रित करने की शक्ति किसमें निहित होती है? तो होती है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसे हम क्या कहते हैं, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 में वर्णित है। प्रश्न है, निम्न में से कौन सी समिति में राज्यसभा का कोई सदस्य नहीं होता? तो प्राक्कलन समिति। प्राक्कलन समिति में कुल 30 सदस्य होते हैं, जो 30 और लोकसभा के सदस्य होते हैं। क्या प्रश्न है, लोक लेखा समिति के कितने सदस्य होते हैं? तो लोक लेखा समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं, जिसमें 15 लोकसभा के प्लस 7 राज्यसभा के सदस्य होते हैं।